हाय फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। हाँ, आपने सही सुना। सारी डिटेल जो कि हमारी सीटीईटी जुलाई 2019 का पेपर 2 का जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है पेपर की, सारी डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ जुड़ी रहना एंड तक। अगर आपने मेरा चैनल पर नए हो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर 1 का भाग 1 है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इनमें से किस टाइप का क्वेश्चन थी एंड हमको कैसे प्रिपरेशन करनी 2021 के लिए दिसंबर तक। 1 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में है, 2 लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप चूज करनी। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। हमारा जो कोलबर्ग थ्योरी थी चाइल्ड डेवलपमेंट की, इनमें से 4 में एक स्टेटमेंट दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया। डिस्क्रिप्शन में हमको जो मोरल रीजनिंग था उनको निकालनी है। डिस्क्रिप्शन में क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। Right action is defined by social chosen ethical principles of conscience जो कि are valid for all humanity regardless the law and social agreement। उनमें से हमारा जो moral reasoning क्या है? The instrumental propose orientation, 2 में है the social contract orientation, 3 में है the social order maintaining orientation, 4 में है the universal ethical principle orientation। जो हमारा चारों ऑप्शन है जो कि मोरल रीजनिंग कोलबर्ग को समझाती है, वो ऑप्शन क्या सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, जो कि है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही? जो कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस द लॉ ऑफ सोशल एग्रीमेंट, कोई भी ह्यूमैनिटी सोसाइटी को ये लागू है। जो कि हमारा राइट एक्शन क्या है वो हम हमारे एथिकल कंसाइन से चूज करते हैं। हमारा जो खुद का प्रिंसिपल है उसी से चूज होता है, रिगार्डलेस कोई भी ह्यूमैनिटी हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी सोशल एग्रीमेंट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, one of the major accomplishment of concrete operational stage is what? 4 ऑप्शन में है जो कि एनिमिस्टिक थिंकिंग, एबिलिटी टू कंजर, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इनमें से व्हिच इज वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को समझाती है? क्या है वो? जैसे कि सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने के जो कि योग्यता है, हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें। देन हाइपोथेटिक परिकल्पित जो है, और निम्नात्मक डिडक्टिव रीजनिंग तर्क, और द्वितीय तक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, एबिलिटी टू कंजर। ओके, द मेजर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, सुरक्षित रखने के लिए योग्यता या एबिलिटी टू कंजर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड ले वोगट्स्का व्यू लर्निंग आज। इन दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट ने लर्निंग को किस तरह देखा? जैसे कि ऑप्शन चारों में है, ऑप्शन 1 में है एक्विजिशन ऑफ स्किल, कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्सेस, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो दोनों जीन पियागेट और लेवोगर्स्की ने इनके मत से लर्निंग आज ए प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड एक्टिव एंगेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जीन पियाजेट एंड लेवोगर्स्की के अनुसार लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्टिंग an
and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy too. यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन है ये पहले समझो कि एक जेंडर स्टेरियोटाइप का क्वेश्चन है, जेंडर बेसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई एक न्यूज़पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो निकला है जैसे कि स्टोरी हो या कोई क्लिपिंग्स हो रिलेटेड टू, जो कि वोमेन एंड मेन दोनों को बोथ पोर्ट्रे कैसे करें इन नॉन ट्रेडिशनल रोल इन एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ। कोई भी जैसे कि लड़कियों का काम है घर में रहना, बच्चे को संभालना, घर संभालना, कुकिंग करना। लड़कों का काम है बाहर जाना, पैसा कमाना, ऑफिस जाना, बाहर का सब आउटसाइड वार करना। ये जेंडर स्टेरियोटाइप है जो कि ट्रेडिशनली हम इसको माने जाते थे, अभी तो नहीं है। लेकिन इसको अगर कोई न्यूज़पेपर में हम सिलेक्ट करें कि जो कि लड़की और लड़कों को दोनों को, मेन एंड वोमेन को एक नॉन ट्रेडिशनल वर्क से बाहर निकालकर एक इक्वालिटी पोर्ट्रे कर रही है, तो इस किस चीज का एक स्ट्रैटेजी, प्रमोट जेंडर बायस, प्रमोट जेंडर कंस्टेंसी, एनकरेज स्टेरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप। तो ये तो सब पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 जेंडर काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप। जैसे कि जो ट्रेडिशनली चल रही थी उसको हम कैसे घटाएं, तो ये है हमारे काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइप। जेंडर स्टेरियोटाइप के ये काउंटर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Then question number 5. Which of the following play an important role in a child socialization? चाइल्ड सोशलाइजेशन के प्रोसेस के, जैसे कि बच्चों की सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में जो हम सीखते हैं बच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसको कहते हैं सामाजिकरण प्रक्रिया। सोसाइटी में क्या रूल्स है, कैसे बिहेव करे, कैसे एटीट्यूड करे, क्या नाम्स है, क्या कस्टम है, ट्रेडिशन है, क्या कल्चर है, वो सारी चीज सीखने के लिए प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इनमें से कौन एक है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? मीडिया, स्कूल, फैमिली एंड नेबरहुड। तो इनमें से ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पर है, आपको यहाँ पर चूज करनी है कौन कौन रोल प्ले करते हैं। जैसे कि 1 में है 3I एंड I, फैमिली एंड मीडिया ओनली, या स्कूल एंड फैमिली ओनली, या हमारा मीडिया, फैमिली, नेबरहुड, या ऑप्शन नंबर 4 में है चारों, मीडिया भी, स्कूल भी, फैमिली भी, नेबरहुड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोशलाइजेशन दो टाइप का होते हैं, जैसे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग में 3 टाइप का सोशलाइजेशन है, एंटिसिपेटोरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है, जैसे कि स्कूल में फॉर्मल टाइप का सोशलाइजेशन होते हैं, फैमिली नेबरहुड में हमारा इनफॉर्मल टाइप का सोशलाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, as per Harda-Gardner's theory of multiple intelligence, how do the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, जैसे कि गार्डनर का जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ डू यू द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी कैटेगराइज, कैसे हम उसको कैटेगराइज करें? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडिविजुअल की? एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड respond appropriately to the moods, temperaments, motivations and intention of others। वो पर्सन का एबिलिटी क्या है जो हम इंटेलिजेंस थ्योरी का बात कर रहे हैं, कि वो डिटेक्ट कर सके, रेस्पॉन्ड कर सकते अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ ए अदर पर्सन्स। उसको क्या कहते हैं? नेचुरलिस्टिक, जैसे कि प्रकृतिवादी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, और थेराप्यूटिक, इसको हम कहते हैं जो इंटरपर्सनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अदर्स लिखा है, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल क्या है? दो लोग के बीच में जो चीज हो रही है वो है इंट्रापर्सनल। यहाँ पर अदर्स मतलब उसका एबिलिटी है वो किसी के पास के डिटेक्ट कर सके उसका ये गुण को, उसके अप्रोप्रिएटली भी रेस्पॉन्ड कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, which of the following should be the reason for assessment of a children? यहाँ पर हम असेसमेंट क्यों करते हैं? जैसे कि 2 टाइप का असेसमेंट होते हैं, हम प्रीवियस क्लासेस में कहती है आपको, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। इन दोनों असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट हो अगर बच्चे को, उसका रीजन क्या है असेसमेंट करने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 इज दैट
to separate and label children into non achievers, low achievers, average and high achievers. ये हम ग्रेडेशन कर रहे हैं, हायरार्की में बच्चों को रख रहे हैं, इसीलिए हम असेसमेंट कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर 2 में टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम. असेसमेंट इसीलिए करें क्योंकि यू शुड हैव टू नो व्हाट स्टैंडर्ड इज देयर, वेयर इज द गैप बिहाइंड, हम किस चीज को ज्यादा ध्यान दें. तो इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप असेसमेंट कर रही हो. या ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. क्या जो असेसमेंट होते हैं फॉर द टाइम बिंग या कुछ पीरियड इंटरवल में होते हैं, जैसे कि 6 मंथ हो, हाफ ईयरली हो, या क्वार्टरली हो, या एनुअली हो, या मंथली हो, या वीकली भी हो सकती. तो वो पीरियड में जैसे कि गैप में क्या चेंजेस हुआ है, क्या जाने हैं वो चीज, क्या ग्रोथ हुई है, वो चीज जानने के लिए कर रहे हो. या टू डिस्कस द कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स. चाइल्ड के साथ पेरेंट्स का भी वो चीज, क्या उनके पास गुण है, क्षमता है, क्या क्या चैलेंजेस है उनके साथ, वो चीज जानने के लिए करे हो. तो यहाँ पर हमको ऑप्शन चूज करने के लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि हम देखें ऑप्शन नंबर 1 है कि चारों सही है, ऑप्शन नंबर 2 में है कि 4th गलत है और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 में है कि 1 गलत है और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 में है कि 2i ठीक है, जैसे कि टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड i भी सही है. तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हम क्यों जानने हैं. ऑप्शन नंबर 1 गलत है, जो कि हम लेबलिंग नहीं कर रहे हैं, हम हायरार्की नहीं बना रहे हैं. ऑप्शन नंबर और तीनों सही, जैसे 2i, 3i, i भी. 2i में क्या है, इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम का, इट इज करेक्ट फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ असेसमेंट. देन टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. देखो हम कंप्लीट करें सिलेबस 6 महीने में, उसके बाद हम असेसमेंट करें, कुछ टाइप का भी रूटीन हो या कुछ टाइप का असेसमेंट करें, तो हमको यू शुड हैव टू नो व्हाट इज द प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, इज देयर एनी गैप बिहाइंड दैट और नॉट. It is also correct for the reason of assessment. Then fourth में क्या है, to discuss the capability, potentiality and strength and challenges. इसको हमको जानना चाहिए कि उसके हिसाब से we can just modify or make any changes or improvement in our teaching learning process and anything else related to teaching learning aids and materials. So all the 3 are correct except option number 1. So option number 3 is the correct for question number 7. Then question number 8. Which of the following is central to the concept of progressive education? इनमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मुख्य क्या है, प्रमुख चीज क्या है जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सुझाते हैं. ऑप्शन नंबर 1, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग. हम जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है, इट इज मोस्टली वेस्टेड इन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग. ये सिर्फ टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम है. या बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड. सारे बच्चे के, एक एक बच्चे की जो कैपेबिलिटीज है, जो उनका खुद का पोटेंशियल है, उसके ऊपर हम विश्वास रखें. ऑप्शन नंबर 3 में है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट. हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या असेसमेंट दे सके. ऑप्शन नंबर 4 में है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स. तो कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को समझाती है, वो है ऑप्शन नंबर 2, बिलीव इन एवरी बडी एवरी चाइल्ड कैपेबिलिटी एंड देयर पोटेंशियलिटी. दिस इज कॉल्ड what progressive education is. The option number 2 is the correct answer. Then question number 9. To understand individual differences in development, it is important. क्यों important है? एक डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए. वो क्यों, ये क्यों प्रमुख भूमिका निवाहन करते हैं. ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 1 में है to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life. Option number 2 में है to look at the environmental factors that affect individuals. 3 में है to consider maturation of the body and the brain. 4 में है to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay.
तो ऑप्शन नंबर 4 में ये सब है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने के लिए, जो समझने के लिए जरूरत है डेवलपमेंट प्रक्रिया के लिए, वो है तो कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर they are interplay. So option number 4 is the correct answer. Then question number 10. Which of the following is not a principle of development? इनमें से कौन एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? Individuals develop at different rates. In development is relatively orderly. Development takes place gradually over a period of time. Exact cause and nature of development is determined at the time of birth itself. तो ऑप्शन नंबर कौन गलत है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि एग्जैक्ट कहाँ पर भी डेवलपमेंट का कोई एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो बात के समय पर आपने जितने बड़े होते हो फिजिकली या मेंटली, जितने ग्रोथ होती है आपकी, उनके कई गुना ज़्यादा आप यंग एज में हो जाती है आपकी, जो कि एक यूथ एज में हो जाती है। तो इट इज कम्प्लीटली गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Several research studies shows that teachers have more overall interaction with boys than girls. What is the correct explanation for this? इनका correct explanation क्या है? Boys have much more academic capabilities than girls. Boys need more attention than girls. This is an example of gender bias in teaching. Boys are easier to manage than girls in classroom. तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर बायस इन एजुकेशन, जो कि गर्ल्स को एंड बॉयज को डिवाइड करते हैं अपने रोल के अनुसार। तो ये ट्रेडिशनल चीज है जो कि एक जेंडर बायस थिंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12. The ability to come up with original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of what? जिसका जो कि ability को हम समझाते हैं, to come up with original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of egocentric children, impaired children, creative children, children with learning disability. तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है हमारी? जो कि ये है क्रिएटिव चिल्ड्रेन। ओके, option number 3 is the correct answer. Then question number 13. What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged, जो कि देख नहीं सकते हैं या देखने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो उनके पास? They have problem in observing, seeing, it to see, to watch, everything else. So speak clearly and use a lot of touch and feel materials. Use a variety of visual presentations. Orient yourself to the so that the students can watch her closely. Focus on a variety of written tasks, especially worksheet. जो कि विजुअली चैलेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं उनको, उनके साथ? जो कि सही आसन है, हम लाउडली कह सकते हैं, उसके सहित हम उनको फील कराएं। वो अगर कोई हम पौधा दिखा रहे, कोई ट्री दिखा रहे उनको, वो उसको टच कर करके जान पाएंगे कि ये चीज क्या है। तो हमको फील एंड टच करके वो चीज को उनको सिखानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14. कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक इंक्लूसिव क्लासरूम में कोऑपरेटिव लर्निंग हो या पीयर ट्यूटरिंग हो, जैसे कि हम ग्रुप में सीखे जाने, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है इस चीज का? शुड बी एक्टिवली प्रॉम्प्टेड, हम इसको एक्टिवली बढ़ावा दे। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, हम उसको डिस्करेज करें, प्रोत्साहित ना करें। शुड बी अकेजनली यूज, कभी कभार इसको यूज कर सकती है। शुड नॉट बी यूज, इसको हम यूज ना करें तो सही है। तो इसमें शुड बी एक्टिवली प्रोमोटेड। ओके, ये हम उसको बढ़ावा दे, जितना भी एनकरेज करें इस प्रक्रिया को, तो वो एक सही दिशा में जाएगी, लर्निंग का प्रोसेस और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following is not important in an inclusive classroom? एक inclusive classroom के लिए इनमें से कौन ऑप्शन important नहीं है इतने ज़्यादा? Uniform instruction, standardized testing, promoting competitive learning, individualized education plan.
तो यहाँ पर जो सही इम्पोर्टेंट इतने नहीं है वो है हमारे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जो कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान नहीं हो सकती है वहाँ पर। हाँ, हम कुछ जैसे कि स्पेशल एबल चाइल्ड को स्पेशल ट्रीट कर सकते हैं, एक ओवरऑल हम करते हैं सारी चीज को ध्यान में रखकर, तो वो एक इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics? यहाँ पर कौन से पेयर जो कि लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाती है? हियरिंग impaired learners cannot comprehend visual information. Dyslexic learners lack reading and writing influence, fluency. Creative learners hyperactive, slow in completing work. Attention deficit learners high motivation can sustain attention for long period of times. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, जैसे कि डायसेलिक्स जो है हमारे लिखने का एंड पढ़ने की प्रॉब्लम रखती है उनके पास। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, कौन सी फिल्म में ये था जो लिखने की एंड पढ़ने की प्रॉब्लम? तारे जमीन पर, आमिर खान की। जी नहीं, ओके। ऑप्शन नंबर 17, which of the following does not result in meaning facilitation of learning? Which of the following does not result in meaningful facilitation of learning? नॉट यहाँ पर है, कौन वो मीनिंगफुल लर्निंग की प्रक्रिया में बाधा है या नहीं है उनके फैसिलिटेशन प्रक्रिया के? Connecting new knowledge to pre-existing knowledge, promoting repetition and recall, use of examples and non-example, encouraging multiple ways of looking at a problem. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकल। ये मीनिंगफुल फैसिलिटेशन लर्निंग की प्रक्रिया के लिए कोई इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, लर्निंग प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए ये इतना मीनिंगफुल नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, which of the following would not be consistent with a constructivist environment? तो इनमें से कौन ऑप्शन सही है जो कि कंसिस्टेंट विथ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट के लिए? Students are given frequent opportunity to engage in complex, meaningful, problem-based activities. Students work collaboratively and are given support to engage in task-oriented dialogue with each other. Teachers elicit students' ideas and experience in relationship to key topics and plan teaching learning to elaborate to restructure their current knowledge. Yeah, teachers employ specific end of the term assessment strategy and given feedback on products rather than process। इनमें से कौन से ऑप्शन सही है जो कि हमको कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के बारे में बोल रही है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड of the term assessment strategy and give feedback on products rather than processes। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, a teacher should encourage students to set dash rather than dash। क्या सेट करने के लिए टीचर्स प्रमोट करेगी? इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स। टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स, ऑप्शन में क्या है? लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1, लर्निंग गोल्स। टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स ज्यादा देन परफॉर्मेंस गोल। हम परफॉर्मेंस गोल के ज्यादा ध्यान ना देकर हम लर्निंग गोल पे ध्यान देंगे, तो लर्निंग गोल पे अगर ध्यान दें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो इट विल बी कोरिलेटेड। तो वी शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सेट आवर लर्निंग गोल्स नॉट टू परफॉर्मेंस गोल। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20, which of the following are examples of effective learning strategy? इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी का एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप, सिंगिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर, सेल्फ क्वेश्चनिंग। ऑप्शन भी यहाँ पर बाद में है कि 1 2 3 4 करके।
ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से कौन ऑप्शन आप कंजक्शन करके जोड़ सकती हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 के लिए इन इन जो 5 ऑप्शन है ना ऊपर जो स्ट्रैटेजी है ना वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन 20 के लिए ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर है, जो कि सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स वो सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंसेप्ट मैप इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेल्फ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत जरूरी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21, which is this is an example of extrinsic motivation। यहाँ पर extrinsic motivation का कौन से एक example है? I enjoy doing my homework because it is so much fun. I learn so much when I do my homework. Doing homework makes me understand my concept better. I complete my homework because the teachers gives up mark for each assignment। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के सही है वो है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट, इसीलिए हम होमवर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, एक प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर कैसे होने चाहिए? गिव ओनली एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देकर उनको पढ़ाने चाहिए। गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल देना है कि ये वो नहीं है। गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो है गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, दोनों चीज देना है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following strategy would promote meaning making in children? किस चीज जो है मीनिंग मेकिंग के लिए प्रमोट कर रही है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजिंग पुनिटेटिव इमेजेस, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन मेथड, जो कि हम मीनिंग मेकिंग के लिए प्रमोट करिए चिल्ड्रेन को, बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 24, children's errors and misconception क्या है? Are a significant step in the teaching learning process? ऑप्शन नंबर 2 में है are a hindrance and obstacle to the teaching learning process? ऑप्शन नंबर 3 में है should be ignored in the teaching learning process, children's error and misconception को, या 4 में है signify that children's abilities are for far inferior than that of adults। तो ऑप्शन नंबर कौन सी सही है? वो है आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एरर एंड मिसकंसेप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड आज, चाइल्ड को हम कैसे देखते हैं? मिनिएचर एडल्ट हु इज लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज, कॉग्निशन, इमोशंस। Tabula rasa or blank slate whose life is shaped entirely by experience. A passive being who can be shaped and modeled into any form through conditioning. A problem solver and a scientific investigator। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आपको बतानी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क करती है चाइल्ड को वो है प्रॉब्लम सॉल्वर एंड एन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer। Then question number 26, a teacher's role while using cooperative learning in her class क्या है? It is to be a silent spectator and let children to do what they want, is to be half leave the class and let children work on their own, is to be supportive and monitor each group, is to be support the group which has the bright and talented children। यहाँ पर एक टीचर का रोल क्या है जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम में हो रही है अगर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर इस ग्रुप, टैलेंटेड हो, ब्राइट हो या डल हो, टीचर हैज दैट टू बी कोऑपरेट, टू बी ऑपरेटिव एंड टू बी फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following statement denotes the relationship between development and learning correctly? यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है जो कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग दोनों का रिलेशनशिप को सही में बता रही है? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड,
learning takes place irrespective of development, rate of learning far exceed the rate of development, development and learning are interrelated and interdependent. तो ऑप्शन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड, interdependent and codependent also. So option number 4 is the right answer. Then question number 28. According to Piaget, specific psychological structure, organized way of making sense of experience are called what? Mental tools उसको बोलते हैं, schemes, images, mental maps. तो ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, schemes. Okay, option number 2 is the correct answer. Question number 29. With an appropriate question, suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlight? Zone of proximal development, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन एंड इंटेलिजेंस. इसको क्या चीज को समझाते हैं वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की वाइट विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन जो कि चिल्ड्रन को अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट व्हिच शुड हैव रीच्ड अलोन. तो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. अकॉर्डिंग टू लेव Vygotsky, basic mental capacities and are transferred into higher cognitive processes primarily through which चीज कौन सी यहाँ पर जो चीज है जिसके साथ बेसिक मेंटल कैपेसिटी जो एक बच्चे को होते हैं वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं हायर कॉग्निटिव प्रोसेस को. कौन सी प्राइमरीली उसके ऊपर थ्रो डिपेंड करती है? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, सोशल इंटरैक्शन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एसोसिएशन, अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो जो सही आंसर है वो है सोशल इंटरैक्शन, ऑप्शन नंबर 2. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ सीटीटी पेपर 2 जो कि 2019 जुलाई में आया था. आपके लिए आज इतने ही क्वेश्चन थे. तो दूसरे दिन हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट. सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड एंड टू दिस चैनल. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर लाइक दिस वीडियो. ऑल अबाउट योर जॉब. Thank you so much. Have a good day.